हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था एक्सरसाइज, जिसमें आपको नोडल एनालिसिस के बारे में बताया गया था और इसके साथ ही साथ मैक्सवेल लूप करंट वगैरह से किस तरीके से वोल्टेज फाइंड करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपका जो कुछ टॉपिक था जिसको हम लोग ने कवर अप किया था, नोड वोल्टेज वगैरह निकालना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक आपको बताई थी। यह आपका ट्यूटोरियल था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.15 से। तो 2.15 क्या है, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, और इसके साथ ही साथ हम लोग और भी आगे कंटेंट जो है हमारा आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इसको देखा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स और जनरेटर हुज आउटपुट वोल्टेज रिमेंड एब्सोल्युटली कांस्टेंट। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब हो गया जिसका आउटपुट जो हो या वोल्टेज जो हो, आउटपुट वोल्टेज हो, वो क्या हो, वो कांस्टेंट हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वाट एवर चेंज इन लोड करंट, लोड करंट में कितना भी चेंज हो, लोड में कुछ भी चेंज हो, लेकिन वोल्टेज जो है, वोल्टेज सोर्स से जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है। सच वोल्टेज सोर्स मस्ट पॉजेस जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन द सोर्स इज जीरो। इस तरीके के आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आर इन होता है, वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके अंदर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। इन दैट केस आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स would remain constant irrespective of the amount of current drawn from it. In practice, none such ideal constant voltage source can be obtained. प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली आप कभी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं पा सकते, क्योंकि सभी जितने भी मटेरियल हैं, सारे मटेरियल के अंदर आपका कुछ ना कुछ रजिस्टिव पार्ट पाया जाता है, रेजिस्टेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से आप आइडियल वोल्टेज सोर्स को सिर्फ थ्योरेटिकली ही डील कर सकते हैं। However, smaller the internal resistance R of the voltage source, closer it come to the ideal source described above. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया गया जिसमें R रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.005 ओम है। साथ ही साथ एक लोड लगा हुआ है, इस लोड के क्रॉस वोल्टेज V0 दिखाया गया है। इसमें जो रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम है, और जो इसमें लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 200 किलो ओम है। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आपका आएगा वो इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस दिया गया है, इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो वोल्टेज आपके आरएल सर्किट के क्रॉस दिखाई देगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा टॉपिक हमारे सामने है आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स। आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स क्या है? इट इज़ दैट वोल्टेज सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया जाता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। In practice, it is approached by a source which possesses very high resistance as compared to that of the external load resistance. Let the 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी है। एक 6 वोल्ट की बैटरी जो ऊपर दी गई थी, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, और इस 6 वोल्ट की बैटरी और वोल्टेज सोर्स दैट हैव द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 मेगा ओम and let the load resistance vary from the 20 kilo to 200 kilo ohm. The current supplied by the source varies from 6.1 by 1.02 is equal to 5.9 microampere to 6 by 1.2 is equal to 5 microampere. तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट कर देते हैं। तो इनफाइनाइट होने की वजह से जो भी करंट सोर्स की करंट है, जैसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आर दी गई है, अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगी तो जो भी करंट होगी वो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस पे ही जाएगी। तो ये अगर आर एल है तो जितना भी ये करंट है, ये करंट यहाँ ना जाके यहाँ जीरो जाएगी और यहाँ पर सारी करंट डिलीवर होगी। तो इस तरीके से हम जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखते हैं या इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से लोड पर हमको पूरी करंट सोर्स की करंट मिलती है। एवर द लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 10 टाइम्स, अगर लोड का रेजिस्टेंस 10 टाइम्स इंक्रीज कर दे, करंट डिक्रीज बाय 0.9 माइक्रो एम्पियर, हैंस द सोर्स कैन बी कंसीडर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज टू बी द कांस्टेंट करंट सोर्स। अब इसके बाद आते हैं, हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है सुपर पोजिशन थ्योरम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब इसके स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ देयर इज अ नंबर ऑफ ईएमएफ एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, कोई भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क है और बायलेटरल है, यानी दोनों तरफ से ये काम कर सकता है, यानी रजिस्टिव नेटवर्क है आपका, then each EMF acts independently of the others, that is as if the other EMF did not exist। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं अगर वो हमारे सर्किट में लगे हुए हैं, तो हम लोग हर एक सोर्स के इंडिपेंडेंटली अकेले अदर सोर्स को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देते हैं, और जो एक सोर्स है उस सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, उस सोर्स से पूरी सर्किट को सॉल्व करते हैं, और उस पर्टिकुलर ब्रांच में या पूरे लूप में या मैश में हम लोग करंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपका यहाँ पर जैसे एक सर्किट दी गई है, जैसे 6 वोल्ट की एक सर्किट ये है, और 12 वोल्ट का 6 वोल्ट का यहाँ पर लगा हुआ है, और 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ लगी हुई है। यहाँ 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले अगर सर्किट की एनालिसिस करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 12 वोल्ट जो है वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर हम उसको रिप्लेस कर देंगे तो 1 ओम का वोल्टेज सोर्स यहाँ पर इंटरनल दिया, 1 ओम जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हम यहाँ पर इसको इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम से रिप्लेस कर दिए। अब पूरी सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे और हर ब्रांच में करंट को निकाल लेंगे। जैसे हम यहाँ पर I1 डैश को निकाल लेंगे, I2 डैश को निकाल लेंगे और I1 I डैश को निकाल लेंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर 6 वोल्ट जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया गया है, इसकी वजह से पूरी सर्किट में क्या क्या करंट, पूरे ब्रांच में क्या क्या करंट आ रही। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 6 वोल्ट को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, जैसे ये रिप्लेस कर दिया गया, और 12 वोल्ट के हिसाब से हम पूरी ब्रांच में करंट को देख लेंगे। अब हर ब्रांच की जो करंट है उस करंट को दोनों सोर्सेज को हम लोग एक साथ देखने के लिए, सर्किट को एनालाइज करने के लिए, हम पर्टिकुलर ब्रांच में जो दोनों करंट दी गई है, जैसे इसमें आई डबल डैश दिया गया और पिछले वाले सर्किट में आई डैश दिया गया था, तो इस ब्रांच की जो करंट आएगी अगर हम आई मान लेते हैं तो ये आई डैश प्लस आई डबल डैश हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखिएगा दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो नीचे की ओर हो, तो ये ऐड हो जाएगा। अब अगर 2.5 ओम रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो 2.5 ओम रेजिस्टेंस में हमारी I1 डैश है, तो इसमें आने वाली जो करंट है अगर वो I1 है तो इसमें I1 डैश, और डायरेक्शन ऑफ द करंट इसमें क्लॉक वाइज जा रही, इसमें एंटी क्लॉक वाइज जा रही, तो इसमें आ जाएगा -I1 डबल डैश। तो इस तरीके से हम पूरी उस पर्टिकुलर ब्रांच में दोनों सोर्सेज होने की कंडीशन पर हम उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को एनालाइज कर लेंगे। यहाँ एक स्टेटमेंट दी गई, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। इन अ नेटवर्क ऑफ अ लीनियर रेजिस्टेंस कंटेन मोर देन वन जनरेटर और सोर्स ऑफ ईएमएफ, द करंट which flow at any point is the sum of all current which would flow at the point if each generator were considered separately and all the other generator replaced for the time being by the resistance equal to their internal resistance। अगर यहाँ पर कोई भी सोर्स के क्रॉस रेजिस्टेंस अगर हमको ना बताया गया होता तो हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज सोर्स को जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सर्किट को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस तरीके से, ये देखिए सॉल्व, कुछ इसमें बुक में लिखते हुए गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने आपको ऊपर बताया किस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग को यूज़ करना है, सॉल्व करना है, वो चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया है, जो ऊपर सर्किट दी गई थी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ये इनकी करंट आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एट द पॉइंट ए द करंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो आई डैश इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, I1 डबल डैश इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर। तो I1 निकालना है, दोनों की करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, तो I1 डैश इस डायरेक्शन में था, I1 डबल डैश इस डायरेक्शन में था, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यानी 0 - 0.4 एम्पियर आ रहा है। उसी तरीके से I2 में देखेंगे तो I2 डैश इधर की डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में था, ये आ गया 1.6 एम्पियर। I जो है वो सेम डायरेक्शन में, दोनों जो 1.2 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 6 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 7.2 वोल्ट। तो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखा रहा है वो 7.2 वोल्ट है। इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स दिया गया है E1 एंड E2, तो पहले आप किस सर्किट को सॉल्व करेंगे, आप कोई एक वोल्टेज सोर्स ले लीजिए, दूसरे वाले को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका मेंशन नहीं किया गया, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मान लेंगे, तो यहाँ जीरो हो गया।
इसके बाद हम लोग दूसरा वोल्टेज सोर्स लेते हैं, पहले वाले वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वोल्टेज सोर्स में यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आर इन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सर्किट को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे, और जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसमें जो भी करंट है वो करंट की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम इतनी ईजी है, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ गया आपका, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का आ गया। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड है, वी पे डिपेंड है। और वी कहाँ पर है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वी दिया गया है वो वी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को ये याद रखेंगे, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कांट बी रिप्लेस्ड, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कांट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना था, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पे डिपेंडेंट है। जितने भी आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है रिप्लेस हो जाएंगे, तो उसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सोर्स 30 वोल्ट का दिया गया है, एक सोर्स आपका 5 एम्पियर का दिया गया और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग 5 एम्पियर के इसमें जो करंट सोर्स दिया गया उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, तो यानी हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको ओपन कर देंगे क्योंकि ओपन सर्किट जो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो आइडियल वोल्ट करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, पहले हमने आपको बताया हुआ है। तो वो इनफाइनाइट होगा तो वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद सर्किट को सॉल्व कर लेंगे और 3 ओम के अक्रॉस हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें आप नोडल एनालिसिस लगा लीजिए या केसीएल लगा लीजिए, आपको ईजिली आपका करंट 3 ओम के अक्रॉस पता चल जाएगा। तो जैसे ही आपको करंट पता चल जाए वैसे ही आप 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए उस पर्टिकुलर करंट का, आपको वोल्टेज पता चल जाएगा। तो वोल्टेज V1 आपको पता चल गया, आप आइडियल वोल्टेज सोर्स में V1 की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिर इसके बाद जो हमारा दूसरी सर्किट बनेगी उसमें हम वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। उस करंट के बेसिस पे हम 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता कर लेंगे, करंट पता कर लेंगे, पता करने के बाद हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको V2 पता चल जाएगा। और V2 केस में हमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बाद हम पूरी करंट को हर ब्रांच के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग को ईजिली ब्रांच की करंट जो है, वोल्टेज पर्टिकुलर ब्रांच में करंट और जो हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका कंबाइंड वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सर्किट दी गई है, मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है, ये आप जानते ही हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको कहीं फंसता है या नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिए, या फिर कोई भी अदर बुक का क्वेश्चन है आप उसको बता दीजिए कि इस बुक का क्वेश्चन है, मैं फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करके आप कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा। तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई। सुपरपोजिशन थ्योरम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं डीसी नेटवर्क के, और कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल नंबर आपका 2.4 होगा इस चैप्टर नंबर 2 का, और सुपरपोजिशन थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आपको समझ में आया होगा, कांस्टेंट करंट सोर्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी सुपरपोजिशन थ्योरम और डायरेक्ट करंट सोर्स और डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स में कोई भी कन्फ्यूज़न है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू